हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो हो जाएगा सेट आपका जो एडिटोरिया टेस्ट सीरीज का 14 चल रहा है, खाकी सीरीज 3.0 का 14 नंबर हम सेट को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या बोला गया है कि भारत में हिमालय केवल 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिमालय जो है, भारत में हिमालय जो है 4 राज्यों नहीं, टोटल 13 राज्यों जो कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके टोटल 13 राज्यों में जो है आपका हिमालय फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पश्चिमी राज्य जो है आपका पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट जो है केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट जो हो जाएगा आपका टोटल 5 नहीं 6 राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे कि आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु को आप पूर्वी घाट में ले सकते हैं, लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का जंक्शन है तमिलनाडु, लेकिन इसीलिए आपको जो है पश्चिमी घाट जो है तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है आपका कि पुलकित झील जो है आपका 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। पुलकित झील जो है आपका कहाँ कहाँ में है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो केवल 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और भारत में हिमालय जो है केवल 5 राज्यों से नहीं 13 राज्यों से फैला हुआ है, जो आपका हो जाएगा, जो आपका बताते हैं कौन कौन से हो जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में जो है आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करने वाले हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। लौह अयस्क की खान आपका कहाँ में है, तो देखिए लौह अयस्क की खान आपका जो हो जाएगा नोआमुंडी में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तांबे की खान कौन सा है, तो आपका बालाघाट जो है आपका तांबे की खान है, 1 हो जाएगा। बॉक्साइट की खान आपका कहाँ में है, तो पंचपटमाली 2 हो जाएगा इसका। और अबरक की खान कहाँ में है, तो नेल्लोर में है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो 3 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो यूराल पर्वत जो है एक प्रकार का किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है, तो यूराल पर्वत जो हो जाएगा आपका पुराना वलित पर्वत है। यूराल पर्वत पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो पुराने वलित पर्वत का प्रकार है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो जो यूराल पर्वत है भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है और दोनों के बीच सीमा बनाती है। इससे निकलने वाली प्रमुख नदी आपका कामा है, जो वोल्गा की सहायक नदी है, जो कैस्पियन सागर में अपना जल का विसर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 4 नंबर कि तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि तेलुगु गंगा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका महानदी है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गोदावरी नदी है। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि आपका कृष्णा नदी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि तेलुगु गंगा परियोजना एक बहुराज्यीय जल प्रबंधन परियोजना है, जिसका उद्देश्य कृष्णा नदी से पानी तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आपको दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इससे कि इस परियोजना का उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि श्रीशैलम जलाशय से पानी खींच करके चेन्नई को पेयजल उपलब्ध कराना है और कुर्नूल तथा कडप्पा जिले को कृष्णा नदी का 29 TMCFT पानी आवंटित करता है। इस परियोजना से क्षेत्र में 2.75 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना होती है। तेलुगु गंगा परियोजना का एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर के निम्नलिखित भारत के विभिन्न नदियों तथा उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प जो है आपका सही है। तो देखेंगे विकल्प को कि देखिए भरतपुझा नदी जो हो जाएगा आपका अन्नामलाई पहाड़ी में है। भरतपुझा नदी जो है आपका अन्नामलाई पहाड़ी में है, जो आपका सही हो जाएगा। काली नदी जो है आपका
काली नदी जो हो जाएगा आपका कुशावली पहाड़ी, ये भी सही है। कावेरी नदी जो हो जाएगा ब्रह्मागिरी पहाड़ी, ये जो हो जाएगा आपका सत्य नहीं है। कृष्णा नदी जो है अमरकंटक पठार, तो देखते हैं कि आंसर कौन सा, सॉरी कावेरी नदी जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी सही है, लेकिन कृष्णा नदी जो है आपका अमरकंटक से नहीं निकलता है। कृष्णा नदी जो होता है आपका पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी जो हो जाएगा आपका ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी जो है नासिक के त्रयंबकेश्वर चोटी से निकलती है। काली नदी जो होता है आपका कुशावली, जो कि आपका कन्नड़ जिला से निकलती है। नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलती है। लूनी नदी जो होता है आपका अरावली पहाड़ी से निकलती है। और भरतपुझा नदी जो होता है आपका अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कि सरयामन झील बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका कैमूर में, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका नालंदा में। तो सरयामन झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो सरयामन झील जो हो जाएगा बिहार के आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह गंडक नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। इसे सरयामन भी कहते हैं। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार के प्रमुख झील देखेंगे जैसे कि कांवर झील आपका बेगूसराय में है, गोगा बिल या घोघा झील आपका कटिहार में है, कुशेश्वर झील जो हो जाएगा आपका दरभंगा में है, सिमरी झील जो हो जाएगा आपका सहरसा में है, जगतपुर झील एक जो है आपका भागलपुर में है। ये सभी झील को अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देख रहे हैं ना तो समझ में आ जाएगा। मोती झील आपका कहाँ में है? तो मोतिहारी में है। सरैयामन झील या पिपरा झील आपका बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। घोड़ा कटोरा झील आपका राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील जो हो जाएगा आपका कैमूर में है। मुचलिंडा झील आपका बोध गया गया जी में है। नागी झील और नकटी झील आपका कहाँ में है? तो जमुई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि भारत का चौथा अंटार्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन निम्न में से कौन सा स्थापित होगा? तो देखिए ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मैत्री 2 स्थापित किया जा रहा है। अगर सबसे पहले बात करते हैं कि इसे पूर्वी अंटार्कटिक में स्थापित किया जाएगा, इसे जनवरी 2029 तक जो है आपका निर्माण कर दी जाएगी। पहला जो हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगोत्री है। इसकी स्थापना आपका 1983 से 1984 में किया गया था, जो भारत का पहला अस्थायी अनुसंधान केंद्र था, जिसे बर्फ में दब जाने के कारण 1990 में बंद कर दिया गया है। ये जो था आपका पहली था। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी जो था आपका मैत्री, इसका स्थान 1989 में भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र के रूप में किया गया है। तीसरा जो है आपका भारती है। इसकी स्थापना आपका 2012 में पूर्वी अंटार्कटिक में लार्समैन हिल्स में किया गया है। और जो मैत्री 2 की स्थापना किया जाएगा तो इसको 2029 तक जो है इसको तैयार कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि माउंट थुलियर पूछा गया है कि माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण शिखर है। यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका कार निकोबार। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार। तो माउंट थुलियर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण शिखर है, यह कहाँ स्थित है? तो माउंट थुलियर जो हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। और सैडल पीक जो होता है आपका कि सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ, इसे डिगलीपुर का गहना भी कहा जाता है। यह स्थान अपने संतरे, चावल, वन संपदा और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी है। तो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो माउंट हैरियट है। और माउंट थुलियर जो होता है आपका निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति के सही क्रम है? अगर आप किसान होंगे तो किसानी से अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि जैसे ही कृषि पद्धति का सही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है आपका मिट्टी तैयार की जाती है। जैसे ही आप मिट्टी तैयार कीजिएगा तो किसी भी चीज़ को आप बुआई कीजिएगा। बुआई के बाद क्या किया जाता है? तो उसको सिंचाई किया जाता है। सिंचाई के बाद आपको कटाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से उसके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। तो देखिए मिलान करने वाला दिया गया है कि कर्मनाशा नदी कहाँ से निकली हुई है? तो कर्मनाशा नदी जो हो जाएगा आपका कर्मनाशा नदी जो होता है आपका कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तो ये जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
किऊल नदी जो है आपका छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलता है। छोटा नागपुर के पहाड़ नहीं दिया गया है तो आप गिरिडीह को ले लीजिए। अजय नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है, तो बटपारा जमुई से जो है आपका अजय नदी निकलती है, तो 4 हो जाएगा। और बागमती नदी कहाँ से निकलेगी, तो महाभारत श्रेणी से निकलेगी, तो इसका जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए गंगा नदी जो होती है कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। घाघरा नदी जो आपका तिब्बत से निकलती है। गंडक नदी जो होता है आपका नेपाल से निकलती है। ये सभी बिहार के प्रमुख नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक नदी जो होता है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कमला नदी आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी जो होता है आपका गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। और महानंदा नदी जो होता है आपका करसियांग दार्जिलिंग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं कि पेरियार जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, ये आपका सही है। सेलवास भी जो हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी सही है। स्टेपीज आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान, ये भी सही है। लेकिन डाउन्स जो है आपका उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान नहीं, ये जो हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। ये जो होता है आपका डाउन्स कहाँ में है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स जो होता है आपका कहाँ में होता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउन्स घास के मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, खास करके पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में। ये घास के मैदान आमतौर पर धीरे धीरे ढाले गए ढालान वाले पेड़ पौधे से रहित मैदान होते हैं और यह अर्ध शुष्क से लेकर के समशीतोष्ण जलवायु तक होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार आपका भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा आकाश में उच्चतम ऊंचाई पर बनने वाले मेघ होते हैं। तो देखिए आकाश में सबसे उच्चतम ऊंचाई पर बनने वाले मेघ को हम कौन सा मेघ बोलते हैं, तो पछाभी मेघ बोला जाता है। पछाभी मेघ जो होता है आपका सफ़ेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाला एक बादल पतले एवं विस्तृत रूप में बिखरे होते हैं। यह सर्वाधिक ऊंचाई पे बादल बनते हैं। एक जो होता है आपका कपासी मेघ होता है, तो यह साफ मौसम के सूचक होते हैं और इसका आकार जो होता है आपका गुंबदाकार या फूल गोभी के आकार का होता है। एक जो होता है आपका अस्तरी मेघ, ये जो होता है आपका परतदार होता है। इसका निर्माण जो होता है आपका उष्ण के क्षय या विभिन्न तापमानों पर हवा के मिश्रित होने से होता है। और एक जो होता है आपका वर्षा मेघ, ये बादल गहरे स्लेट या काले रंग के होते हैं और लगातार जल वर्षा या हिम वर्षा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि इंसेलबर्ग जो है आपका स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है। तो देखिए नदी के अपरदन के कारण होने वाले स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, तो भी आकार की स्थलाकृति बनती है, घाटियाँ बनती है, गॉर्ज बनती है, आपका कैनियन तथा डेल्टा बनती है, जलोढ़ पंख बनती है और गोखुर मुख बनती है। तो नदी के अपरदन से हटा दीजिए। अब देखते हैं पवन के अपरदन से। तो पवन के अंदर अपरदन से आपका रेत के टीले बनते हैं, यार डांग बनते हैं या छत्रक बनते हैं। फिर बनते हैं आपका जीवगेन बनते हैं, बरखान बनते हैं और लोयास बनते हैं। तो इसका आंसर जो होता है आपका क्या दिया गया है, तो इंसेलबर्ग जो होता है आपका किससे बनता है, तो पवन के अपरदन से जो होता है आपका इंसेलबर्ग बनता है। एक जो दिया गया है यहाँ पे कि ग्लेशियर अपरदन से निर्मित एक स्थलाकृति जो होता है आपका यू आकार के होता है, यू आकार की घाटियाँ होता है, सर्क और एस्कर होती है, फियार्ड और डुमलिन होती है, हॉर्न होती है। ये सभी आपका किसके द्वारा होता है, तो आपका ग्लेशियर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिली क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे कि बिली क्या है। तो देखते हैं एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। ऑप्शन बी देखेंगे कि एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन सी जो देखेंगे कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ऑप्शन डी देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह के निकट समानतः पाए जाने वाली मछली का एक प्रकार है। तो देखिए बिली जो है एक प्रकार का जो है आपका हवा जो मरुस्थल में चलती है या उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो 14 का सी जो हो जाएगा आपका कि बिली जो है आपका कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। देखिए चीन में जो होता है आपका टाइफून होता है, चक्रवात का नाम हिंद महासागर में उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। जापान में टाइफून होता है। देखिए जापान में टाइफून और चीन में टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में की बात करते हैं तो बिली हो जाएगा। फिलीपींस की बात करते हैं तो बुगुइयो होता है। यूएसए की बात करते हैं तो हरिकेन होता है। कैस्पियन सागर में मेडिकेन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 15 नंबर कि उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना जो हो जाएगा आपका 8वीं शताब्दी में, उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था आपका धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। धर्मपाल ने जो था आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के संघर्ष किया था। और धर्मपाल ने देखिए देवपाल ने जो था आपका कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गौदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका धौलीबीरा है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका कालीबंगा है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका रोपर है। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि आपका धौलावीरा हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा नामक एक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल है, गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है, जो कि आपका धौलावीरा परियोजना नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में प्रथा जो आपका प्रचलित था, तो आपका देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था प्रचलित। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं था। ब्राह्मणचार जो था आपका गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी था। ये सभी जो था आपका उत्तर वैदिक काल में था। तो 1 और 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जिस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत में जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए जैन धर्म के सिद्धांत जो हो जाता है आपका अनेकवाद सिद्धांत है और जो होता है एक आपका स्यादवाद सिद्धांत है, जो कि आपका ए दोनों हो जाएगा। तो ए और सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। राजवंश और उसकी राजधानी हो जाएगा। शुंग वंश की राजधानी आपका कहाँ है। तो शुंग वंश की राजधानी जो हो जाएगा आपका महोबा में है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ में है, शुंग वंश की राजधानी जो होता है आपका पाटलिपुत्रा में है, पुष्यमित्र शुंग वाला। सातवाहन की राजधानी आपका देखने को मिलेगा तो पैठान में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कदम की राजधानी जो हो जाएगा आपका बनवासी में है। बनवासी 2 जो हो जाएगा कर्नाटक वाले क्षेत्र में। चंदेल की राजधानी जो हो जाएगा आपका पैठान हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा। तो 3 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखते हैं कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित कहाँ है। तो देखिए तानसेन का मकबरा आपका कहाँ में स्थित है। तो तानसेन का मकबरा जो हो जाएगा आपका ग्वालियर में स्थित है। तानसेन जो था अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गणितज्ञ था। इसका मूल नाम क्या था कि इसका मूल नाम जो आपका राम तनु पंडित था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन रीवा भाट क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बहुत अच्छा उच्च स्थान और सम्मान दिया। अकबर ने तानसेन को कंठा भरनोवानी विलास तथा मियाँ की उपाधि दिया था। उन्होंने राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए थे और उनका मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर जो मिलान करने वाला दिया गया है कि दीवाने अर्ज किससे संबंधित है। तो दीवाने अर्ज जो होता है आपका सेना विभाग से संबंधित है, 4 हो जाएगा। दीवाने रियासत किससे संबंधित है। तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित होता है, 1 हो जाता है। दीवाने इंसा जो होता है आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। तो देखिए सरकारी पत्र व्यवहार 2 हो जाएगा। दीवाने बिजारत किससे संबंधित है। तो आपका वित्तीय संबंधित। तो 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ किया था। तो ऑप्शन 1 देखेंगे धार्मिक कर था। ऑप्शन बी देखेंगे कि लगान
निर्धारण का तरीका था, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका धन कर था, या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर था। तो मध्यकाल में आपका बटाई शब्द का अर्थ जो था आपका लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण करने की एक पद्धति थी जिससे वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण करने के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। पहला जो था आपका नस्क और मुक्ताई अथवा कनकुत, दूसरा जो था आपका नगद अथवा जब्ती था, तथा गली बख्शी और बटाई था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के 1947 में क्रांति के दौरान सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में विद्यार्थियों के एक जुलूस पर तत्काल जिला अधिकारी WC आर्चर, इनका नाम याद रखिएगा कि WC आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि रामकृष्ण सिंह जो थे आपका शामिल नहीं थे। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र कौन थे तो रामकृष्ण सिंह ने अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल हुए थे। इस घटना जो था आपका 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। और उस टाइम पटना के तत्काल जिलाधिकारी आपका कौन थे तो WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। और देखेंगे उसमें छात्र कौन कौन से शामिल थे तो उमाकांत सिंह शामिल थे, रामानंद सिंह शामिल थे, सतीश प्रसाद झा थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, देवीपद चौधरी थे और जगपति कुमार इस गोली कांड में शहीद हुए थे। बचने वाले जो थे आपका रामकृष्ण सिंह थे। इसके बाद देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने इन 7 शहीदों की याद में स्मारक स्थापित किया गया। इनका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। और 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हुई थी। और गोलीकांड कब हुआ था तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को जो था आपका क्या हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इससे कोरिलेट आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका इलाहाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका रामगढ़ अधिवेशन में। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि वो वर्ष 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद कौन था। तो देखिए सबसे कम उम्र के शहीद इसमें कौन थे तो खुद ही सुखदेव नहीं थे, अशफाक उल्ला खान भी नहीं, हेमू का कालनी भी नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि खुदीराम बोस थे। मात्र 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन में फांसी पे चढ़े थे। सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले इन्हीं को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो देखिए असहयोग आंदोलन के पूछा गया है और स्थगन का सही घटनाक्रम के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले की बात करते हैं आपका कि 4 फरवरी 1922 को जो था आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को, इसका डेट भी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो असहयोग आंदोलन इसके कारण से उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया था। तो देखिए जब चौरी चौरा पुलिस कांड हुआ था किसके वजह से हुआ था तो उग्र भीड़ द्वारा जो है थाना को जला दिया गया था। गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, 3 हो जाएगा, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन इसका आंसर जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि देखिए अभी भी पुलिस वाले जो होते हैं दुर्व्यवहार जो होता है किसी भी मोमेंट को डाइवर्ट करने के लिए दुर्व्यवहार करते हैं। उसी वजह से जो था उग्र होकर के कुछ पुलिस वालों ने
तो परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए जैसे ही मोमेंट आता है, जैसे ही आंदोलन होता है, तो कुछ पुलिस वाले जो होते हैं आंदोलन को शांत करने के लिए उग्रवादी विचारधारा में आ जाते हैं और बच्चों लोग को मारने लगते हैं। तो वही कंडीशन में जो है आपका वहाँ भी हुआ था और कुछ जो थे जुलूस वाले जो थे पुलिस पर हमला बोल दिए। पुलिस ने गोली चला दी। जैसे ही पुलिस ने गोली चला दी जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जैसे ही सिपाही जो थे थाने में घुस गए तो भीड़ वाले जितने लोग थे ना थाने में ही आग मार दिए, आग लगा दिए, आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा डेट विषय भी कि 11 फरवरी 1922 को जो था आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठा करके 13 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दे दिया तथा 1924 में गांधी जी को स्वास्थ्य का हवाला दे करके छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। तो देखिए खेरा आंदोलन जब हुआ था तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे क्योंकि यही तो मुख्य नेता थे, और राजकोट सत्याग्रह में भी थे। लेकिन बायकोम सत्याग्रह जो हो रहा था उसमें गांधी जी जो थे प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। बायकोम सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में नेतृत्व स्वयं कौन कर रहे थे? तो गांधी जी कर रहे थे। और राजकोट सत्याग्रह आपका 1938 से 39 के संबंध में महात्मा गांधी के 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता के राजकोट के शासन समझौता पर राजी हुए थे। तो राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसको ध्यान दीजिएगा आपका कि 1938 से 39 में इसका हुआ था राजकोट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था? तो देखते हैं कि विदेशी शक्तियों के आक्रमण के कारण हुआ था। क्या विदेशी शक्तियों के आक्रमण के कारण हुआ था? नहीं। आर्थिक असमानता और वित्तीय संकट। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका कि राजशाहों का उन्मूलन। तो 28 की कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा कि आर्थिक असमानता और वित्तीय संकट। देखिए जब भी किसी देश में आर्थिक असमानता आएगी, ऊंच और नीच के असमानता आएगी, अमीर और गरीबी की असमानता आएगी या वित्तीय संकट आएगी, तो वहाँ पे जो है आपका क्रांति आना जो है आपका स्वाभाविक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 29 नंबर, जो कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पेरिस जो कि फ्रांस में संपन्न हुए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किन प्रतिस्पर्धाओं ने भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो देखिए निशानेबाजी में जीता है, हॉकी में भी जीता है, जेवलिन थ्रो में भी जीता है और कुश्ती में भी जीता है। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। करेंट अफेयर के क्वेश्चन को रैंडमली जो है जगह हम उसका आंसर बताते चलेंगे कि हाल ही में किस संस्था को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सर्वम AI हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कि 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि आपका 1 अगस्त 2025 को घोषित में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार किन हिंदी फिल्म को दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 12th फेल को दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका अर्जुन शुरू किया है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका करण शुरू किया गया है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा द्रोणाचार्य शुरू किया है, या ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका एकलव्य शुरू किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एकलव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर 33 देखेंगे कि अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ के हैं? तो आपका अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कि विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव जो हो जाएंगे आपका विदेश सचिव जो है आपका विक्रम मिस्त्री जो है सही है। रक्षा सचिव जो है जो हो जाए आपका राजेश कुमार सिंह है, ये भी सही है। गृह सचिव जो है आपका अजय कुमार भल्ला नहीं
गोविंद मोहन है। और राजस्व सचिव जो हो जाएंगे आपका अरविंद श्रीवास्तव, ये सही है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो कुंभकोणम पान के पत्ते जो हो जाएगा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर के खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोलंबिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर कि मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो हो जाएगा आपका, भारत की रैंकिंग जो है आपका 118 है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि सेंट्रल इकोनॉमिक्स सर्वे 2024-25 के अनुसार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत के लिए GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो कथन 1 देखेंगे कि मधुबनी जिला की रिंकी झा रीतिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सही हो जाएगा। और कथन 2 देखेंगे कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथावर डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार देने जाने की घोषणा किया है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा और उदयपुर दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाले पहले लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोंडा रेड्डी जो है आपका लिव एंड रिलेशनशिप जनजाति को जो मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 43 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जैसे पशु हम पाल रहे हैं उसके द्वारा जो कार्बन निकलता है उसके ऊपर टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो हो जाएगा आपका कौन सा हो गया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं कि आपका डेनमार्क हो गया है। 43 का जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर देखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कि बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि हाल ही में QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा हो गया है? तो देखिए QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट शहर जो हो जाएगा आपका सियोल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर कि मार्च 2026 के अनुसार केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 24% की वृद्धि किया है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कि सवालकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सवालकोट जल विद्युत परियोजना जो है आपका सवालकोट जल विद्युत परियोजना यह चिनाब नदी पे परियोजना है। ये भी सही है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित न होकर के यह परियोजना जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और इस परियोजना की क्षमता आपका 1856 मेगावाट है। तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 48 नंबर जो कि संविधान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये सही हो जाएगा। प्रथम अस्थाई नहीं, देखिए अस्थाई नहीं थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ये भी सही है। तो 1 और 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 जिस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका सही
ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर के, भारतीय संविधान सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है, किस देश से अपनाया गया है, तो देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हो जाएगा आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो हो जाएगा आपका यूएसए से लिया गया है, तो 4 हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारतीय राज्यों का संघ है, भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो आपका 50 नंबर कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ऑप्शन बी देखेंगे कि कुछ शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका कि धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार आपको देता है। देखिए, अल्पसंख्यकों को भाषाई संख्या के आधार पर प्रशासन का अधिकार नहीं देता है, कुछ शिष्टों में धार्मिक कार्य के लिए नहीं देता है, और धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर की, कैबिनेट सचिव के संदर्भ में कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष जो था आपका कैबिनेट सचिव था, ये भी सही होता है। और अगर बात करते हैं कि कैबिनेट सचिवालय का उद्घाटन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ है, ये भी सही हो जाएगा कि क्योंकि कैबिनेट सचिवालय का उद्घाटन जो था आपका ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था। और कैबिनेट की कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य की व्यावसायिक व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो है आपका कि अब न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 वर्ष से घटा करके जो है आपका 18 वर्ष कर दिया गया है। किसके लिए, तो मतदान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर कि विधानसभा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, विधानसभा के पूछा गया है, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी सही होता है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो 53 की बात करते हैं तो आपका डी जो हो जाएगा 1 2 3 सही, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 54 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो यह आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 222 के अंतर्गत होता है कि 222 क्या बोलता है कि अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 55 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों द्वारा उपराष्ट्रपति का पद संभाला गया है। तो देखिए, गोपाल स्वरूप पाठक के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाला गया है, कृष्णकांत के द्वारा भी संभाला गया है, और मोहम्मद हिमायतुल्लाह के द्वारा भी संभाला गया है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा जो है आपका नहीं संभाला गया है। इसका आंसर की बात करते हैं कि 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर की एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका इसकी स्थापना आपका 1961 में किया गया था। 1961 में किया गया था। यह करता क्या है कि विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन करता है। 56 की बात करते हैं तो आपका डी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है आपका 1961 में किया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में किया गया है, जो कि आपका ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आपका 57 नंबर, जो कि आपका साइंस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन है। बाकी ए ई डी के जो है आपका पानी में घुलनशील नहीं, वसा में घुलनशील है। पूछा कौन सा गया है कि कौन सा विटामिन जो है आपका पानी में घुलनशील है, तो घुलनशील है। तो इसमें देखते हैं, इसका देखते हैं कि कौन दिया गया है। तो इसका ए जो है वसा में घुलनशील है, डी जो हो जाएगा वसा में है, के भी जो है वसा में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम इसका जो है थोड़ा सा रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक का नाम आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 थाइमन होता है। विटामिन बी2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी5 जो होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी7 जो होता है आपका बायोटीन होता है। विटामिन बी12 जो होता है बी12 साइनोकोबालामिन होता है। और विटामिन सी जो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी जो होता है आपका कैल्सीफिरोल होता है। विटामिन ई जो होता है आपका टोकोफेरोल होता है। विटामिन के जो होता है आपका फिनोक्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि आपका 58 नंबर के निम्नलिखित में से जो है सही मिलान कौन सा है। तो देखिए एनोरोबिक्स के मतलब क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर है। तो देखिए नींद संबंधित दिया गया है, गलत हो जाएगा। इंसोम्निया जो होता है आपका नींद संबंधित है, इसको भी काट दीजिए। डिस्पेनेसिया जो होता है सांस के तकलीफ है, सही हो जाएगा। और एनोसियस जो होता है आपका गंध सूचक, ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए 2, 3 और 4 जिस ऑप्शन में है सही है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि के दूध स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है आपका स्तन ग्रंथि के दूध स्राव का भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन की क्रियाओं को नियंत्रण करने में मदद करता है। यह शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय को समान अवस्था में लाने के लिए शिशु के दूधपान के समय स्तनों की पेशियां में सिकोड़कर दूध उत्पन्न करने में मदद करता है। अगर पशुओं या जैसे कि गाय भैंस में अधिक दूध प्राप्त करने हेतु कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे हम पिटोसिन कहते हैं। देखिए ये जो है बहुत गलत बात है। गाय भैंस को जो है आपका वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है इससे। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो लरो एवं ओरो हार्मोन होता है, यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन रक्त दाब को बढ़ाने तथा ऊतक वृद्धि, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपका स्तन वृद्धि तथा मासिक का नियंत्रण करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज जो था आपका एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय वैज्ञानिक का नाम है। तो देखिए द्विपदीय वैज्ञानिक का नाम पूछा गया, मतलब कि द्विपदीय वैज्ञानिक नाम, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन एलजी यह नहीं हो जाएगा। एनाबिन चाइनीज रोड हटाइए तो राणा टिग्रा जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। वही यहाँ पे पूछा गया है कि द्विपदीय वैज्ञानिक नाम पूछिए, तो राणा टिग्रा जो है आपका द्विपदीय वैज्ञानिक नाम है, जिसकी वर्गीकरण आपका कार्ल्स लिनियस के द्वारा किया गया था। जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका होमोसेपियंस है। गाय का वैज्ञानिक नाम आपका बोस इंडिकस है। बिल्ली का आपका फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का आपका कैनिस फैमिलियर है। मेढक राणा टिग्रा होता है। आम का मैंगो फ्री इंडिका होता है। गेहूं का आपका ट्राइटिकम सटाइवा होता है। धान का आपका ओरिजी सटाइवा। सरसों का जो होता है आपका ब्रैसिक कैम्पेसिट्री। नीम की अगर बात करते हैं तो आपका एशेडिका इंडिका होता है। और मटर की बात करते हैं तो पिसम सटाइवा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 नंबर की कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत निम्न में से किस रूप में परिवर्तित होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा हमें। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर कि mRNA का पद विस्तारित रूप से महामारी की शुरुआत में से व्यापक रूप में चर्चा में रहा है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी की बात करते हैं कि नेमोडिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो mRNA का मतलब होता है आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की देखते हैं। 64 नंबर क्या बोला गया कि कंकाल वे हिस्से हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर की बात करते हैं, कार्पल हटाइए, मेरा रज्जु को भी हटा दीजिए, बटिस को हटा दीजिए। तो कार्टिलेज जो होता है आपका, कार्टिलेज को जो
कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज कंकाल के हिस्से हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं कार्टिलेज कहलाते हैं। कार्टिलेज जो होता है आपका मानव एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह कॉन्ड्रोसाइटस कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे कि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियां के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं और ये हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला बनाते हैं। जैसे कि आपके देखिए नाक में हड्डी है तो नाक को आप मूवमेंट दे सकते हैं, कान में हड्डी है तो कान में को भी आप मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो हड्डी न होकर के कौन सा है तो कार्टिलेज है, जिसको हम उपास्थि हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो एफ और ओ के बीच रखा गया, मतलब कि फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो देखिए इसका आंसर की बात करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि आवर्धित कहने का मतलब कि आपका इरेक्ट बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। ये जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है कि दो द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपका 4:9 दिया गया है, तो उनके वेगों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अगर बात करते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है आपका 1/2 mv² होता है। तो देखिए आपका मास जो है आपका इसमें समान बताया गया है, मास आपका सेम है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा v1² इज टू v2² दे दीजिए यहाँ पे। तो v1 कितना है यहाँ पे, v1 जो हो जाएगा आपका 4 दिया गया है तो 16 हो जाएगा, और 9 दिया गया है तो 81 हो जाएगा, तो 16:16:81 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है आपका टेस्ला है। तो देखिए टेस्ला किसका मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र के मात्रक जो होता है आपका टेस्ला होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है आपका वेबर होता है, और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका ल्यूमिनस होता है, और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, गॉस होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कि यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा क्या हो जाएगी। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, ये मान लीजिए कि आपका एक जनरेटर से लगा हुआ है, ये मान लीजिए आपका जनरेटर है, और ये जो है आपका मशीन से लगा हुआ है, किसी के द्वारा जो है हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये जितना ही स्पीड में रोटेट करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट देगा। जैसे कि आप जनरेटर में जाइए तो उसको बोलते हैं कि इसका चाल को बढ़ा दो, जनरेटर के चाल को बढ़ा दो, जैसे ही चाल बढ़ेगा तो विद्युत धारा जो हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। तो इसका वही पूछा गया है कि यदि किसी कुंडली के अंदर गतिमान चुंबक के चाल में वृद्धि कर दी जाती है तो कुंडली में धारा क्या हो जाता है, तो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब किसी विद्युत की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं। तो देखिए जब किसी वस्तु को जो है आपका चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो जब ध्वनि के चाल से अधिक हो जाएगा तो उसको हम पराध्वनिक बोलते हैं। एक जो होता है आपका मैक नंबर की विमान की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो मैक नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वस्तु की चाल जो होता है ध्वनि के चाल से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो पराध्वनिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर कि त्रिशूल जो है आपका एक प्रकार का अस्त्र है जो कि आपके इंडिया में इसका यूज की जाती है। यह जो है किस प्रकार का एक अस्त्र है, तो त्रिशूल जो है आपका एक लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपण होता है, 3 हो जाएगा। पृथ्वी जो होता है सतह से सतह क्षेत्रफल करती है, 4 हो जाएगा। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि जो होता है आपका मध्यम परास बैलिस्टिक प्रक्षेपित मिसाइल है, 2 हो जाएगा। नाग जो है आपका टैंक रोधी मिसाइल है तो 1 हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 नंबर कि जब एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है,
प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता है, लेकिन हम कृत्रिम रूप से इसको बना सकते हैं। तो देखिए थोरियम जो है आपका प्राकृतिक रूप से मिलता है, यूरेनियम भी जो है आपका प्राकृतिक रूप से मिलता है, रेडियम भी मिलता है, लेकिन प्लूटोनियम जो है आपका प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। यह जो होता है आपका कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। प्लूटोनियम एक्टिनाइड है, यह प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है। प्लूटोनियम का उपयोग आपका नाभिकीय ईंधन एवं पेस मेकर में की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि पेस मेकर में जो आपका प्लूटोनियम का ही यूज की जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इससे कि ग्लेन टिव सीबोर्ग और उसकी सहयोगी एडवन एस मैकमिलन को प्लूटोनियम और अन्य ट्रांस यूरेनिक तत्वों की खोज, जो कि आपका फरवरी 1941 के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी इसको दिया गया है। यद्यपि प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप में बहुत कम सांद्रता में पाया जाता है। प्लूटोनियम जो है आपका प्राकृतिक रूप में बहुत कम सांद्रता में पाया जाता है। पिच ब्लेड जो है आपका यूरेनियम के अयस्क में लगभग 20/11 में से एक भाग में पाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है, क्योंकि वह पानी के साथ कैसा बंधन बनाता है। तो एथिल अल्कोहल जो है पानी में जो है अत्यधिक घुलनशील है। यह जो हो जाएगा आपका पानी के साथ आपका हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। वह पदार्थ जो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, उसे ध्रुवीय विलायक कहते हैं। अमोनिया और इथाइल अल्कोहल जैसे यौगिक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, क्योंकि वे जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर की तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीनियम दिया गया है। निम्नलिखित तत्वों में से किस नाम से जाना जाता है। ये सभी जो है आपका हैलोजन ग्रुप के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा होता है। तो सबसे शुद्ध कोयला जो होता है आपका लिग्नाइट होता है, जिसमें से आपका 80 से 90% कोयला पाई जाती है। और सबसे लो घटिया कौन होता है। तो 40% इसमें कोयला पाई जाती है। पीट में सबसे घटिया कोयला होता है। आगे देखेंगे 75 नंबर जो कि मिलान करने वाला दिया गया है कि सोडियम वाशिंग सोडा पूछा गया है। कौन सा वाशिंग सोडा कौन सा है। तो इसमें वाशिंग सोडा जो हो जाएगा आपका, वाशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट कौन में है, 4 में है। कास्टिक सोडा कौन सा हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीला थोथा कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट है। हाइपो कौन सा है। तो आपका सोडियम थायोसल्फेट है। तो 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर के नीचे दिए गए संरचना दर्शाया गया यौगिक का नाम कौन सा है। तो इसको डायरेक्ट मारिए ना, बेंजीन है। C6 और H6 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर के झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो झिझिया नृत्य की अगर बात करते हैं तो झिझिया नृत्य जो होता है आपका बिहार में होता है। यह जो होता है आपका नवरात्रि के अवसर पर झिझिया गीत का प्रदर्शन की जाती है। यह जो होता है जो महिलाओं नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के प्रदर्शन करने के लिए करती है। महिलाओं अपने सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के घड़े रख कर के नृत्य करती है, जिससे तेल के दीपक जलते हैं। यह नृत्य भक्ति का प्रतीक है और समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगता है। जैसे कि आप नवरात्रि में देखे होंगे, एक जगह नरेंद्र मोदी गए थे सभा करने, वहाँ पे जो है आपका उन लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो है झिझिया नृत्य ही किया गया था। वही टाइम जो झिझिया नृत्य ऐसे पहले भी प्रचलित है, लेकिन अगर करंट अफेयर से इसको कोरिलेट किया गया है तो आपका झिझिया नृत्य जो है आपका इस सब्जेक्ट में, इस सेट में वहीं से कोरिलेट करके दिया गया है। देखिए मैक्सिमम जो करंट अफेयर होता है या स्टैटिक फैक्ट होता है आपका, करंट अफेयर से कोरिलेट करके ही जो स्टैटिक फैक्ट की क्वेश्चन पूछी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं कि बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका घमारा जोगीरा आपका बिहार का ही लोक नृत्य है। झूमर नृत्य है, डोमकच है, विदेशिया है, झुमड़ी है, लौंडा नृत्य है, साम चकेवा है, जट जाटिन, कजरी नृत्य, ये सभी जो है बिहार के प्रमुख नृत्य हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। तो भारत में जेंडर बजटिंग की बात करते हैं तो 2005 से 6 में शुरू किया गया था। ए हो जाएगा।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो 79 की आंसर की बात करते हैं तो 79 की बात करते हैं तो आपका सी हो जाएगा कि एलवी सिंघिया राघवन समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर जो कि आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति जो हो जाएगा आपका भूरी क्रांति जो है आपका उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो हो जाएगा आपका झींगा या प्याज से संबंधित है। और रजत क्रांति जो होता है आपका अंडा से संबंधित है। और लाल क्रांति जो होता है आपका लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। 2 हो जाएगा तो 4 1 3 2 जिस ऑप्शन में हो जाएगा सही हो जाएगा। 4 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं जमा राशि का अंश जो बैंक खुद के पास रखता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा कि जमा राशि का अंश जो बैंक उधारकर्ताओं को उधार दे सकता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा कि जमा राशि का अंश जो बैंक तरल नकदी के रूप में अन्य बैंकों के पास रखता है। तो अगर बात करते हैं कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जाता है कि जमा राशि का अंश जो होता है किसके पास जमा होता है तो आरबीआई के पास जमा होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका कि उपक्रम पर स्वामित्व वाला। ऑप्शन बी जो हो जाएगा कच्चे माल का प्रयोग। ऑप्शन सी की बात करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां की प्रकृति। ऑप्शन डी की बात करते हैं कि रोजगार की नीतियां। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपक्रम पर स्वामित्व ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर जो है आपका 61.8% है। उसी में अगर बात करते हैं कि पुरुष की साक्षरता दर जो है आपका 71.2% है। और महिला की साक्षरता दर जो है आपका 51.2% है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम में पाए जाने वाली जनजाति कौन है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा लिम्बू जनजाति। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका वासी जनजाति। ऑप्शन सी जो हो जाएगा रियांग जनजाति। या ऑप्शन डी जो हो जाएगा मिकिर जनजाति। तो अगर बात करते हैं कि सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो लिम्बू जनजाति जो आपका सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में शेरपा लेपचा लिम्बू भूटिया जनजाति पाई जाती है। रियांग जनजाति जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा में पाया जाता है। और रियांग जनजाति त्रिपुरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 नंबर कि रुक्मिणी देवी अरुंडली किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि भरतनाट्यम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 नंबर कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि 2004 में आया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर की राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब किया गया है। तो एनसीसी की स्थापना आपका 1948 में की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था। तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हो जाएंगे आपका कमलेश शर्मा हो जाएंगे। और भारत के प्रमुख पुरुष की बात करते हैं कि इंग्लिश चैनल जो है आपका इंग्लिश चैन तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन है। प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। प्रथम नेता प्रतिपक्ष राम सुहाग सिंह हैं। प्रथम आईसीएस आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। पद पर रहते हुए दिवंगत होते हुए प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और भारत का प्रथम न्यायाधीश कौन है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएगा आपका जस्टिस हीरालाल जे कानिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। तो चंदूबी महोत्सव जो हो जाता है आपका असम में मनाया जाता है। प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं एक झलक।
तो अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया महोत्सव, मणिपुर में संगाई महोत्सव, असम में जो होता है चंदूबी महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, तेलंगाना में बोनालू उत्सव, सरस्वती पुष्कर कुंभ होता है, जम्मू कश्मीर लेवेंडर फॉल महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव, गुवाहाटी में अंबुबाची मेला होता है, मणिपुर में सिरिउ लिलीप उत्सव मनाई जाती है, केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाई जाती है, उत्तराखंड में पुष्कर मेला मनाया जाता है, मिजोरम की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। फिल द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजायरियस विजिटिंग जापान? आर यू रियली डिजायरियस विजिटिंग ऑफ जापान हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो जो सार्थक खंड वाले शब्द जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो यौगिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप और पुण्य कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य जो होता है आपका द्विगुण समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर कि ही सेड दैट ही हैड डू वर्क हार्ड, जो आपका पूछा गया है कि ही सेड दैट ही हैड डू वर्क हार्ड के क्या बताना है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो इसका आंसर की बात करते हैं कि ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं, ये हो जाएगा। 95 नंबर जो है आपका 95 नंबर जो है आपका अथी का क्वेश्चन है, 95 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस खुद देखिए। 96 भी रीजनिंग, 97 भी रीजनिंग है। आगे देखेंगे 98 भी रीजनिंग है इसमें, 98 99 मैथमेटिक्स आ गया। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका समाप्त होता है। अब इसी तरह से जो है आपको बता दें, इसी तरह से जो है आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। देखिए खाकी सीरीज़ का जो है आपका 14 तक क्वेश्चन को 14 नंबर क्वेश्चन करा दिया गया है। कल जो है आपका 15 नंबर 15 है, 16 जो हो जाएगा आपका इस सैटरडे संडे को करा दी जाएगी, सैटरडे संडे को मिलेगा तो आपको ये दोनों करा दी जाएगी। जैसे इसका टोटल सेट जो है आपका 20 सेट जो है आपको टोटल 20 सेट आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे PDF देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो होता है वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।